In this chapter, we will study the major challenges faced by India after independence in 1947. India had to build itself as a strong and united nation despite diversity in language, culture, and religion. The country also needed to establish a democratic system based on the constitution and regular elections. Along with this, economic development was necessary to remove poverty and improve the lives of people. These three challenges, nation building, democracy, and economic development, played an important role in shaping modern India. इंडिया को नेशन बिल्डिंग के लिए 3 मेजर चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। पहला चैलेंज था नेशन बिल्डिंग। इंडिया में लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर की बहुत डाइवर्सिटी थी, इसलिए सबको एक स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी में जोड़ना जरूरी था। दूसरा चैलेंज था डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना और रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना शामिल था। तीसरा चैलेंज था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्री को पॉवर्टी और इनइक्वालिटी से बाहर निकलना था और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इकोनॉमी को डेवलप करना जरूरी था। पार्टीशन के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आए? सबसे पहले बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस और राइट्स हुए। लोगों को इंडिया और पाकिस्तान के बीच मास माइग्रेशन करना पड़ा। उन्होंने अपने घर, प्रॉपर्टी और लाइवलीहुड खो दिए। विमेन को अबडक्शन और वायलेंस झेलना पड़ा। साथ हाई रेफ्यूजी और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस भी क्रिएट हो गया। पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? सबसे पहले कम्युनल हेट्रेड और मिसट्रस्ट बढ़ गया। इंडिया और पाकिस्तान परमानेंटली डिवाइड हो गए। रेफ्यूजीज को सेटल करना एक बड़ा चैलेंज बन गया। कंट्री में इकोनॉमिक और सोशल इंस्टेबिलिटी आई और इंडिया पाकिस्तान के बीच लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल टेंशन शुरू हो गया। प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन डिस्कस करो। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। इन्हें ऑप्शन दिया गया था कि इंडिया या पाकिस्तान में ज्वाइन करें। इस इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा रोल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया। उन्होंने डिप्लोमेसी और ज़रूरत पड़ने पर फोर्स दोनों का यूज़ किया। इस वजह से ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स पीसफुली इंडिया में मर्ज हो गई। हैदराबाद और मणिपुर का एक्सेशन एक्सप्लेन करो। सबसे पहले हैदराबाद को समझते हैं। हैदराबाद पर निज़ाम उस्मान अली खान का रूल था और निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट बना रहे। स्टेट के अंदर इंटरनल अनरेस्ट और रैजिकल वायलेंस बढ़ने लगा, जिस वजह से सिचुएशन सीरियस हो गई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1948 में पुलिस एक्शन, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, लॉन्च किया। इसके बाद हैदराबाद ऑफिशियली इंडियन यूनियन का हिस्सा बन गया। फ्लैट मणिपुर का एक्सेशन देखते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेकी सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था और एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाई गई थी। लेकिन 1949 में महाराजा ने मर्जर एग्रीमेंट साइन किया, जिसके बाद मणिपुर ऑफिशियली इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया। इस तरह हैदराबाद और मणिपुर दोनों का इंटीग्रेशन इंडिया की यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। नेशन बिल्डिंग में लीडर्स का रोल इवैल्यूएट करो। सबसे पहले लीडर्स ने नए देश को विजन, यूनिटी और क्लियर डायरेक्शन दिया। जवाहरलाल नेहरू ने डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और इकोनॉमिक प्लानिंग को प्रमोट किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और सोशल जस्टिस को एंश्योर किया। इन सब लीडर्स की कलेक्टिव लीडरशिप की वजह से इंडिया में स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस पॉसिबल हो पाए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का बैकग्राउंड और कमिटी। इंडिपेंडेंस के बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स बनाने की डिमांड बढ़ने लगी। आंध्र जैसे मूवमेंट्स ने इस डिमांड को और स्ट्रॉन्ग बनाया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई, जिसे फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। इस कमेटी में फजल अली, K.M. पैनिका और H.N. कुंसरू मेंबर्स थे। इनका मेन काम था स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए रिकमेंडेशंस देना। फ्लैट क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट, रिकमेंडेशंस और इम्पैक्ट देखते हैं। कमेटी ने रेकमेंड किया कि स्टेट्स को मेनली लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया जाए। साथ हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और नेशनल यूनिटी का भी ध्यान रखा गया। इन रिकमेंडेशंस को
स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि नए लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएट हुए, नेशनल यूनिटी और डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग हुई, और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में कमी आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में क्या रोल था? सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट करने का बहुत बड़ा काम संभाला। उन्होंने रूलर्स को समझाने के लिए डिप्लोमेसी, पर्सुएशन और फर्मनेस का यूज किया। इस प्रोसेस में उन्होंने वीपी मेनन के साथ मिलकर पॉलिटिकल नेगोशिएशंस को लीड किया। जहां जरूरत पड़ी वहां मिलिट्री एक्शन भी लिया गया, जैसे हैदराबाद के केस में। इन सब एफर्ट्स की वजह से इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो पाए, और इसीलिए सरदार पटेल को नेशन बिल्डिंग का की आर्किटेक्ट माना जाता है। जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन डिस्कस करो। जम्मू एंड कश्मीर पर महाराजा हरि सिंह का रूल था, और शुरू में वो स्टेट को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, लेकिन 1947 में पाकिस्तान सपोर्टेड ट्राइबल इन्वेजन हुआ, जिससे सिचुएशन सीरियस हो गई। इसके बाद महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में इंक्लूड कर दिया। इंडिया ने तुरंत अपनी आर्मी भेजकर स्टेट की प्रोटेक्शन की। बाद में ये इशू यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गया और एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट बन गया। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फेवर और अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करो। सबसे पहले फेवर के आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। अपनी लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन होने से लोगों की पार्टिसिपेशन और गवर्नेंस बेटर होती है, और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने से नेशनल यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ए फ्लैट अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। कुछ लीडर्स को डर था कि इससे कंट्री डिवाइड हो सकता है, रीजनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, और नेशनल यूनिटी को थ्रेट हो सकता है, खासकर इंडिपेंडेंस के अर्ली ईयर्स में। इस फाइनल सीन में हम पूरे चैप्टर का कंक्लूजन देख रहे हैं। इंडिया ने सक्सेसफुली पार्टीशन की प्रॉब्लम्स, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन और स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन को हैंडल किया। लीडर्स ने मिलकर डेमोक्रेसी, यूनिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया। लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने फेडरलिज्म और पब्लिक पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव किया। हालांकि कुछ इश्यूज जैसे कश्मीर अभी भी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुए, इसलिए नेशन बिल्डिंग एक कंटिन्यूअस डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता रहता है।